एक बार फिर से हम चले ले लेते हैं, थोड़ी देर के लिए स्क्रीन चली गई थी इसलिए फिर से इस नियम को हम समझेंगे। ये नियम ये कहता है, बायो सावर्ट का जो नियम है आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है बायो सावर्ट का नियम। और बायो सावर्ट का जो नियम है वो ये कहता है कि किसी भी चालक तार के कारण, अगर हम किसी चालक तार जिसमें विद्युत धारा बह रही है, इस चालक तार के कारण किसी बिंदु पर अगर आप चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना चाहते हो तो इस नियम की सहायता से आप ज्ञात कर सकते हो। और इस नियम की सहायता से हम ये भी पता लगा सकते हैं कि ये जो चालक तार है इसमें जो धारा आई बह रही है उसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र है किसी भी बिंदु P पर, वो चुंबकीय क्षेत्र किस किस चीज पर निर्भर करता है, इस नियम में यही बताया गया है। तो हम यहाँ पर अगर इसको थोड़े से एक ठीक ढंग से पढ़ने का प्रयास करें तो हम कहेंगे कि जो चालक तार है, मान लीजिए कि इसका एक अल्पांश है DL, चूंकि इसमें धारा I बह रही है इसलिए हम इसको कहते हैं धारावाही अल्पांश। तो ये नियम ये कहता है कि इस धारावाही अल्पांश के कारण इस P बिंदु पर, जो कि इस धारावाही अल्पांश से स्मॉल r दूरी पर है उस पर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो इस धारावाही अल्पांश में बहने वाली जो विद्युत धारा है उसके अनुक्रमानुपाती होता है। तो धारावाही अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र को अगर मैं dB मान लूं और इसमें I धारा बह रही होगी तो हम कहेंगे dB इज प्रोपोर्शनल टू I। ये पहला भाग है इस नियम का। दूसरा भाग इस नियम का ये कहता है कि इस धारावाही अल्पांश के कारण P बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो चुंबकीय क्षेत्र इस धारावाही अल्पांश की जो लंबाई है यानी कि DL है उसके भी अनुक्रमानुपाती होता है। इसका एक अन्य भाग ये कहता है कि ये जो धारावाही अल्पांश है, इस धारावाही अल्पांश, ये जो छोटा सा अल्पांश हमने लिया जिसमें धारा बह रही है, उस धारावाही अल्पांश के कारण P बिंदु पर जो कि R दूरी पर उपस्थित है, चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है वो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता dB इस धारावाही अल्पांश के मध्य बिंदु से P बिंदु की जो दूरी है जिसे हम R कह रहे हैं उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। साथ ही ये नियम ये भी कहता है कि जो P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है वो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता इस धारावाही अल्पांश की दिशा, धारावाही अल्पांश की दिशा जो होती है उस धारावाही अल्पांश पर धारा की दिशा में खींची गई स्पर्श रेखा की दिशा में होती है। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास में ये जो भाग है, इस भाग की अगर हम बात करें तो इस भाग में जो धारा है वो ऊपर की ओर बह रही है, तो जो स्पर्श रेखा है वो इस दिशा में हमें प्राप्त होगी। अब अगर मान लीजिए थोड़ी सी देर के लिए, मैं मान लेता हूं कि ये जो वायर है हमारे पास में, इस वायर पर अगर मैं इस भाग को धारावाही अल्पांश मानता और धारा की दिशा इधर ऊपर की ओर होती तो इस भाग पर जो स्पर्श रेखा हम खींचेंगे वो होगी धारावाही अल्पांश की दिशा। ठीक है, तो फिलहाल हमने यहां लिया था इसलिए हम कहेंगे भाई धारावाही अल्पांश की जो दिशा है वो इस ओर होगी। ये धारावाही अल्पांश की जो दिशा है यानी IDL की जो दिशा है, और P बिंदु का जो स्थिति सदिश है यानी स्मॉल r की जो दिशा है, इन दोनों के बीच में जो बनने वाला कोण है जिसको हम थीटा कह सकते हैं, उस कोण की जा के समानुपाती होता है साइन थीटा। तो क्या कहा जा सकता है कि किसी धारावाही अल्पांश, ध्यान से समझिएगा, किसी धारावाही अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता dB इस धारावाही अल्पांश और बिंदु की स्थिति सदिश के मध्य बनने वाले कोण की जा के समानुपाती होता है। अगर मैं चारों नियमों को बारी बारी से फिर से अगर कंक्लूड करना चाहूं तो मैं कह सकता हूं कि किसी भी धारावाही अल्पांश के कारण इससे स्मॉल r दूरी पर उपस्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता इस धारावाही अल्पांश में बहने वाली विद्युत धारा I के समानुपाती होती है। इस धारावाही अल्पांश की लंबाई dl के समानुपाती होती है। इस धारावाही अल्पांश से स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P की दूरी स्मॉल r के वर्ग के समानुपाती होती है। और साथ ही इस धारावाही अल्पांश, इस धारावाही अल्पांश और इस धारावाही अल्पांश से स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P के स्थिति सदिश के मध्य कोण की जाके समानुपाती होती है। अब अगर इन चारों नियमों को, इन चारों बातों को मैं एक साथ समाहित करना चाहूं तो मैं ये कह सकता हूं कि ये जो हमारे पास में भाग बनेगा वो ये होगा। मैं चारों को एक साथ अगर लिखना चाहूं तो मैंने आपको 11th में भी बताया था कि इस तरह का अगर कोई नियम आता है तो आप लेफ्ट साइड को एक साथ लिख दीजिए,
लेकिन रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। तो लेफ्ट साइड में आप देख रहे हो डीबी 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 आ रहा है, और राइट साइड में जो भी राशि है उन सबको आप आपस में मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए। तो राइट साइड में हमारे पास में एक तो आई आ रहा है, एक हमारे पास में डीएल है, एक हमारे पास में साइन थीटा है ऊपर तो, और जो नीचे है वो हमारे पास में है आर स्क्वायर। यानी कि डीबी इज प्रोपोर्शनल टू आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए कांस्टेंट हम काम में लेंगे। वो जो कांस्टेंट है उस कांस्टेंट का मान होता है म्यू जीरो अपॉन 4 पाई। इस कांस्टेंट का मान होता है म्यू जीरो अपॉन 4 पाई। म्यू जीरो अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन ऑफ थीटा अपॉन आर स्क्वायर। dB is equals to म्यू जीरो अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। तो ये जो आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर है ये इसके प्रोपोर्शनल है, लेकिन साथ में कांस्टेंट हमने देखा यहाँ पर हमारे पास में क्या है, म्यू जीरो अपॉन 4 पाई हमारे पास में आया है। यहाँ पर ये जो म्यू जीरो है, इस म्यू जीरो का जो मान होता है वो होता है, म्यू जीरो का जो मान है वो होता है 4 पाई गुणा 10⁻⁻⁷। 4 पाई गुणा 10⁻⁻⁷ न्यूटन अपॉन एम्पियर का स्क्वायर। न्यूटन अपॉन एम्पियर का स्क्वायर, या इसे आप टेस्ला इंटू मीटर अपॉन एम्पियर भी कह सकते हो। ये मान अगर हम यहाँ पर रखेंगे तो आप देखेंगे कि म्यू जीरो अपॉन 4 पाई का जो मान है वो आपके पास में कितना आ जाएगा। म्यू जीरो का मान हमने रख दिया 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ अपॉन 4 पाई की जगह आ गया 4 पाई। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, आपके पास में आ गया 10⁻⁻⁷। मात्रक इसका न्यूटन अपॉन एम्पियर, एम्पियर का स्क्वायर ऑलरेडी है, तो ये हो जाएगा न्यूटन अपॉन एम्पियर का स्क्वायर। अगर टेस्ला के रूप में हम इसका मात्रक देखना चाहें तो टेस्ला के रूप में जो इसका मात्रक है वो होता है टेस्ला इंटू मीटर अपॉन एम्पियर। ये जो म्यू जीरो है इसे निर्वात की चुंबकशीलता या पारगम्यता कहते हैं। जैसे एप्सिलॉन जीरो जो था वो निर्वात की विद्युतशीलता था, ठीक उसी तरीके से म्यू जीरो जो है वो निर्वात की चुंबकशीलता है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान उस बिंदु के आसपास जो माध्यम है उस माध्यम पर भी निर्भर करता है। यानी अगर यहाँ पर निर्वात की जगह कोई माध्यम होता तो यहाँ पर म्यू जीरो की जगह कुछ और आना चाहिए था। तो अगर निर्वात की जगह कोई माध्यम हो तो यहाँ पर इस म्यू जीरो की जगह म्यू आ जाता है। और जो म्यू का मान है वो जैसे एप्सिलॉन का मान एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर के बराबर होता है, ठीक उसी तरीके से म्यू का मान म्यू नॉट इंटू म्यू आर के बराबर होता है। ठीक है, तो ये जो यहाँ पर म्यू नॉट है, इस म्यू नॉट को तो हम कहते हैं निर्वात की चुंबकशीलता। इस म्यू आर को हम कहते हैं माध्यम का चुंबक, माध्यम की चुंबकशीलता या माध्यम की सापेक्षिक चुंबकशीलता। और जो म्यू है उसे माध्यम की निरपेक्ष चुंबकशीलता कहा जाता है। देखिए म्यू नॉट को निर्वात की निरपेक्ष निरपेक्ष चुंबकशीलता, म्यू को माध्यम की निरपेक्ष चुंबकशीलता, और म्यू आर को माध्यम की सापेक्षिक चुंबकशीलता। तो म्यू और म्यू आर दोनों माध्यम की चुंबकशीलताएं हैं, बस फर्क इतना सा है कि म्यू आर जो है वो माध्यम की सापेक्षिक चुंबकशीलता और म्यू जो है वो निरपेक्ष चुंबकशीलता है। अब अगर मैं अब अगर मैं इस म्यू की विमा निकालना चाहूं तो हम सब देख सकते हैं जो म्यू है उसका मात्रक हमारे पास में था न्यूटन अपॉन एम्पियर का स्क्वायर। तो यहाँ पर न्यूटन जो है वो बल को बताता है, यानी बल की विमा हम रख सकते हैं m1 L1 T-2। ठीक है, ये यहां से मैं इसको थोड़ा सा मिटा के सही से लिख देता हूं, m1 L1 T-2। और जो a है वो तो अपने आप में मूल राशि है, इसलिए a यानी कि एम्पियर, एम्पियर यानी धारा मूल राशि है, तो ये a का स्क्वायर। ये ऊपर चला जाएगा तो आपके पास में आ जाएगा m1L1T-2 इंटू a की घात -2। तो इस तरीके से हम इसको आसानी से समझ सकते हैं। अभी देखिए यहाँ पर एक और खास बात मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो बायो सावर्ट का नियम है उस नियम से हमने चुंबकीय क्षेत्र तो ज्ञात कर लिया, चुंबकीय क्षेत्र का मान तो ज्ञात कर लिया। हमने देख लिया कि किसी धारावाही अल्पांश के कारण किसी बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र है उसका मान हमारे पास में आया डीबी बराबर म्यू जीरो अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन अपॉन आर स्क्वायर इंटू ऊपर साइन ऑफ थीटा।
पूरे तार के कारण निकालना हो तो इसका समाकलन कर दीजिए। तो हम क्या कहेंगे, समाकलन dB का भी करना पड़ेगा और समाकलन इस तरफ इस μ0/4 का भी करना पड़ेगा। समाकलन का मतलब क्या है कि भाई आपने छोटे से अल्पांश के कारण तो निकाल लिया, ऐसे ही बहुत सारे अल्पांशों के कारण आप निकालिए और जोड़ दीजिए, यानी समाकलन कर दिए। dB का समाकलन होता है b, तो संपूर्ण तार के कारण आपको निकालना है तो आप क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, इंटीग्रेशन अपॉन म्यू जीरो इंटू 4 आई डी एल इंटू साइन ऑफ थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब यहाँ पर चूंकि हम dl के सापेक्ष इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो हमें सीमाएं भी dl की लेनी पड़ेंगी, जो भी सीमाएं उस समय हमारे पास में होंगी वो हम यहाँ पर काम में लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम पूरे तार के कारण भी ज्ञात कर सकते हैं। अब चूंकि आप सोच रहे होंगे कि ये जो चुंबकीय क्षेत्र है ये तो एक सदिश राशि है, तो सदिश राशि अगर ये है तो इसकी दिशा भी हमें पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम इसका सदिश निरूपण देखेंगे और फिर उसके बाद में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालने का तरीका देखेंगे। देखिए ये जो चुंबकीय क्षेत्र है, इस चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है वो आप राइट हैंड थंब रूल से भी ज्ञात कर सकते हो और इसको एक दूसरे तरीके से भी ज्ञात कर सकते हो। तरीका भी हम समझने का प्रयास करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए आप इसे इतना सा समझ लीजिए कि जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है वो धारावाही अल्पांश की दिशा और जो स्थिति सदिश है उसकी दिशा उन दोनों के ही लंबवत होती है। स्थिति सदिश और धारावाही अल्पांश दोनों के ही लंबवत होती है। इसलिए अगर मैं इसको सदिश रूप में लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं dB इज इक्वल टू μ0/4 I dl साइन ऑफ थीटा अपॉन आर स्क्वायर और दिशा के लिए हम इसमें लगा देंगे n कैप। ठीक है, अब देखिए अगर मैं इस पूरी समीकरण को r से ऊपर और r से नीचे गुणा कर दूं तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, dB बराबर μ0/4 ठीक है, अब देखो चाहो तो ये जो r है यहां पर, ये r क्या है, स्थिति सदिश का परिमाण है। ये r यहां पर क्या है, स्थिति सदिश का परिमाण है। तो हमारे पास में आ जाएगा आई डी एल इंटू आर इंटू साइन थीटा अपॉन आर क्यूब। आर से ऊपर नीचे गुणा कर दिया तो एक आर तो ऊपर आ गया और एक आर नीचे आए तो आर स्क्वायर इंटू आर बराबर हो गया आर क्यूब इंटू एन कैप। अब मैं इसमें से केवल ये जो आई डी एल साइन थीटा आर इंटू एन कैप है इसकी बात करूं तो आई डी एल इंटू आर इंटू साइन ऑफ थीटा एन कैप, इसकी हम बात करना चाहते हैं। देखिए अगर लिखा हुआ हो ए बी साइन थीटा एन कैप तो इसको आप ए क्रॉस बी लिख सकते हो, लेकिन उसकी शर्त है। शर्त क्या है, शर्त नंबर 1 की ए और बी दोनों सदिश होने चाहिए। शर्त नंबर 2 कि थीटा इनके बीच का कोण होना चाहिए। ये जो थीटा है वो ए और बी के बीच का कोण होना चाहिए, तब आप इसे ए क्रॉस बी लिख सकते हो। अब अगर मैं आईडीएल की बात करूं तो ध्यान से समझिएगा, मैं चित्र भी बना रहा हूं यहां पर, आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। ये चित्र है, इस चित्र में हमने देखा था ये अल्पांश है, ये अल्पांश की दिशा है। अगर धारा इस दिशा में बह रही है तो ये अल्पांश की दिशा है। इस बिंदु पर आपको चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना था, ये इस चुंबकीय क्षेत्र का स्थिति, इस बिंदु का स्थिति सदिश है इस दिशा में और थीटा इसके बीच का कोण है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर जो आई डीएल है ये एक सदिश राशि है। डीएल सदिश राशि नहीं है, आई सदिश राशि नहीं है, लेकिन आई डीएल एक सदिश राशि है क्योंकि धारावाही अल्पांश की जो दिशा होती है वो धारा की दिशा में होती है, यानी एक सदिश राशि है। और जो आर है स्थिति सदिश, ये भी एक सदिश राशि है। यानी जो हम कह रहे थे ए बी साइन थीटा एन कैप बराबर ए क्रॉस बी, ये लिखने के लिए हमारी जो पहली शर्त थी कि ए और बी दोनों सदिश होने चाहिए ये पूरी हो गई है। तो यहां पर ए की तरह तो है आईडीएल और जो बी है उसकी तरह है आर। ठीक है, अब हमें देखना है कि क्या थीटा इनके बीच का कोण है। तो हमने शुरू में कहा था कि थीटा जो है वो आईडीएल और स्मॉल आर के बीच का कोण है, यानी कि हमारी तीसरी जो शर्त है या दूसरी शर्त हम कहें वो भी पूरी हो रही है। तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे ए बी साइन थीटा एन कैप को ए क्रॉस बी लिख सकते हैं, ठीक इसी तरीके से हम आई डी एल इंटू आर
साइन थीटा एन कैप को भी सदिश गुणा के रूप में लिख सकते हैं। और जब हम इसे सदिश गुणा के रूप में लिखेंगे तो ये हमारे पास में आ जाएगा आईडीएल क्रॉस आर, आईडीएल क्रॉस आर। ठीक है, तो ये हमारे पास में आ गया। अब देखो यहां पर मैंने सदिश तो केवल डीएल के ऊपर लगाया, लेकिन एक्चुअल में केवल डीएल सदिश राशि नहीं है, क्योंकि केवल जो अल्पांश है उसकी लंबाई की कोई दिशा नहीं होती। उसकी दिशा बताने के लिए आपको धारा की दिशा को इंक्लूड करना पड़ेगा, यानी कि आईडीएल दोनों मिलकर के एक सदिश बना रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास में आ गया। अब ये अगर हम इस ऊपर वाली समीकरण में रख दें तो समीकरण हमारे पास में क्या हो जाएगी, डीबी इज इक्वल टू म्यू जीरो अपॉन 4 पाई आई डीएल आर साइन थीटा एन कैप की जगह आ गया आई डीएल क्रॉस आर अपॉन नीचे आ गया आर क्यूब। ठीक है, कई लोग इसको इस तरीके से भी लिख देते हैं, एक ही बात है, केवल आर क्यूब लिखो या आर क्यूब वेक्टर का मॉड्यूलस लिखो, आर वेक्टर के मॉड्यूलस का क्यूब लिखो, एक ही बात है। दोनों स्थितियों में जो है आर का परिमाण हम ले रहे हैं। तो आप इसमें इस पचड़े में मत फंसिए, आप सीधे इसको स्मॉल आर का क्यूब ही लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये जो समीकरण है, ये समीकरण इस बायो सावर्ट के नियम का सदिश रूप कहलाता है। अब अगर मुझे पूरे तार के लिए ज्ञात करना है तो वही सिंपल पहले की तरह जैसे हमने समाकलन किया था, यहां पर भी हम क्या कर सकते हैं, समाकलन कर सकते हैं। ठीक है, एक बार फिर से हम समझेंगे इसको, एक बार फिर से हम समझ लेते हैं। देखिए हमने कहा कि जो चुंबकीय क्षेत्र है उसकी दिशा आईडीएल और स्मॉल आर दोनों के ही लंबवत होगी, इसलिए हमने यहाँ पर एन कैप लगा दिया है। हम सब जानते हैं ए क्रॉस बी बराबर ए बी साइन थीटा एन कैप होता है। तो इस हिसाब से यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक है, यहाँ इसको लिखा जाना चाहिए आई डी एल इंटू आर, ये यहां पर लिखा जाना चाहिए था आई डी एल इंटू आर इंटू साइन ऑफ थीटा एन कैप। और इसको भी हम क्या कर सकते हैं, जैसे ए क्रॉस बी को ए बी साइन थीटा एन कैप या ए बी साइन थीटा एन कैप को ए क्रॉस बी लिख सकते हैं, वैसे इसे भी हम क्या लिखेंगे, आई डी एल क्रॉस आर। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आई डी एल और आर दोनों ही सदिश राशि हैं और थीटा इनके बीच का कोण है। तो इस प्रकार से हम इसको आईडीएल क्रॉस आर लिख सकते हैं, और नीचे हमारे पास में जो है वो हो जाएगा आर क्यूब हो जाएगा। तो यहां पर हमारे पास में आ जाएगा आर क्यूब। ये जो हाँ, ये भी एक तरीके से सही है, ये भी एक तरीके से सही इसलिए क्योंकि यहाँ पर आर वेक्टर नहीं लिख करके आर कैप लिखा है जो कि दिशा को बता रहा है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, जो मान हमारे पास में ये आया था इसको आर से ऊपर गुणा करेंगे और आर से नीचे गुणा करेंगे, तो डी बी बराबर आपके पास में हो जाएगा म्यू जीरो अपॉन 4 पाई आई डी एल इंटू आर इंटू साइन थीटा एन कैप अपॉन आर क्यूब। ये ज्यादा इजी है, आई डी एल आर साइन थीटा एन कैप को आप लिख सकते हो आई डी एल क्रॉस आर, और ये यहाँ पर इनपुट कर दीजिए। ये जैसे ही हम इनपुट करेंगे तो सूत्र बन जाएगा हमारे पास में डीबी बराबर म्यू जीरो अपॉन 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब। इस तरीके से हमारे पास में नया सूत्र आ जाएगा। अगर हमें पूरा मान निकालना है पूरे तार के लिए तो इसका समाकलन कर दीजिए। अब इसमें हम कुछ विशेष स्थितियां देखेंगे। हमारे पास में जो फॉर्मूला आया था, मैं इसको शुरू वाले फॉर्मूले को वापस लिख रहा हूं। हमारे पास में फॉर्मूला आया था डीबी बराबर म्यू जीरो अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन ऑफ थीटा अपॉन आर स्क्वायर। यहां पर केवल परिमाण की बात कर रहा हूं। अगर मान लीजिए थीटा का मान 0 है, 0 डिग्री है, या थीटा का मान 180 है, तो जो साइन थीटा है उसकी अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा साइन 0 या ये हो जाएगा साइन 180। जब कोण का मान 0 होगा तो साइन 0, जब 180 होगा तो 180 साइन 180। साइन 0 और साइन 180 दोनों का मान ही 0 होता है। तो यहां पर हम रख देते, यहां पर हम रख देंगे तो हमारे पास में डीबी का मान 0 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब कोण का मान 0 और 180 में से कुछ भी हो, दोनों में से एक कोई भी हो, तो चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 होता है। अब इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है कि वो बिंदु जिस पर चुंबकीय क्षेत्र आप ज्ञात कर रहे हो वो तार पर ही उपस्थित हो, यानी अल्पांश पर ही उपस्थित हो, तब थीटा का मान 0 या 180 होगा।
अगर इसी पर उपस्थित होगा तो चुंबकीय क्षेत्र शून्य है। इसका मतलब किसी धारावाही चालक तार के किसी अल्पांश द्वारा उस अल्पांश स्वयं पर कोई चुंबकीय क्षेत्र आरोपित नहीं होता। अगर वो बिंदु चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कर रहे हैं वो खुद अल्पांश पर हो तो कोण का मान या तो 0 होगा या तो 180 होगा। अगर मान लीजिए ऊपर की तरफ हुआ तो 0 और अगर ये नीचे की तरफ हुआ तो 180। तो ऐसी स्थिति ऊपर और नीचे का मतलब धारा की दिशा में, अगर धारा ऊपर की ओर बह रही है तो बिंदु अगर ऊपर हुआ तो 0 और नीचे हुआ तो 180, और अगर धारा नीचे बह रही है तो बिंदु अगर नीचे की ओर हुआ तो 0 डिग्री और ऊपर की ओर हुआ तो 180। यानी धारा की दिशा में बिंदु है तो हम कहेंगे कोण का मान 0 है, और धारा के विपरीत दिशा में बिंदु है तो हम कहेंगे 180 डिग्री है। तो थीटा का मान जब 0 या 180 दोनों में से कुछ भी होगा तो ऐसी स्थिति में जो चुंबकीय क्षेत्र है उसका मान शून्य आ जाएगा। इसका अभिप्राय यह है कि किसी धारावाही चालक तार के द्वारा उस स्वयं तार पर कोई चुंबकीय क्षेत्र आरोपित नहीं होता है। अब अगर हम बात करें कि कोण का मान 90 डिग्री हो, यानी किसी धारावाही चालक तार के किसी अल्पांश के लंबवत कोई बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र आप ज्ञात कर रहे हो, तो थीटा का मान 90 हो जाएगा, और थीटा का मान 90 होगा तो साइन 90 का जो मान है वो हो जाएगा 1। यानी कि हम कहेंगे ऐसी स्थिति में जो dB है उसका मान हमारे पास में आ जाएगा μ0/4 पाई IDL अपॉन R स्क्वायर, और साइन 90 का मान 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर साइन 90 की जगह 1 रख दीजिए। 1 से मल्टीप्लाई करने पर इस पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं, इसलिए मैं इस 1 को यहाँ से हटा देता हूँ। तो हमारे पास में आ जाएगा dB बराबर μ0/4 पाई IDL अपॉन R स्क्वायर। ये चुंबकीय क्षेत्र का अधिकतम मान है। लेकिन अभी भी यहाँ पर एक सबसे महत्वपूर्ण बात रह रही है, वो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे ज्ञात करें। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे ज्ञात करें, तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये बात है, इसको आप समझने का प्रयास कीजिएगा। एक उदाहरण से हम समझेंगे, वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे। आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है क्या बच्चों? मुझे नहीं दिखाई दे रही है इसलिए। नहीं दिख रही सर। पहले तो दिखाई दे रही थी। हाँ सर, अब नहीं दिखाई दे रही। यस सर। ठीक है, कोई बात नहीं। तो अपन इसको दूसरे तरीके से समझ लेते हैं। आप इमेजिन कीजिएगा, मैं इमेजिनेशन में भी आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि उम्मीद करूंगा समझ में आ जाएगा ये। हाँ, कहाँ गया? आपको दिखाई दे रही है मेरी तस्वीर? दिखाई दे रही होगी बच्चों। यस सर। यस सर। ठीक है, देखिए बच्चों, कैसे हम किसी धारावाही चालक तार के थ्रू हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात कर सकते हैं। सपोज ये एक धारावाही चालक तार है। देखिए अभी जो मैंने धारावाही चालक तार यहाँ पर जो मैं ले रहा हूँ वो एक स्ट्रेट धारावाही चालक तार है, लेकिन ये धारावाही चालक तार जरूरी नहीं है स्ट्रेट हो, पर स्ट्रेट नहीं भी हुआ तो हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों फर्क नहीं पड़ेगा? क्योंकि हमें उस धारावाही चालक तार के किसी अल्पांश के कारण ही निकालना है। ठीक है, सपोज ये मेरा जो हाथ है, ये वाला जो हाथ है ये लेफ्ट हैंड है मेरा, और ये मेरा राइट हैंड है। ये एक धारावाही चालक तार है। अब अगर मान लीजिए इसके किसी इस अल्पांश के कारण, ये जो अल्पांश है, ये वाली उंगली वाला जो अल्पांश है, इस अल्पांश के कारण मैं चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना चाहता हूं, यहां पर कोई बिंदु है उस पर। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर एक स्पर्श रेखा खींचनी पड़ेगी। ये मैंने यहां पर ये स्पर्श रेखा खींच दी। ये स्पर्श रेखा की जो दिशा है, अगर मान लीजिए इस चालक तार में जो धारा है वो यूं बह रही है, ऊपर की ओर बह रही है, तो स्पर्श रेखा की दिशा भी ऊपर की ओर होगी। और अगर धारा नीचे की ओर बह रही है तो स्पर्श रेखा की दिशा भी जो है वो नीचे की ओर होगी। ये स्पर्श रेखा की जो दिशा है वो आईडीएल यानी कि धारावाही अल्पांश की दिशा को व्यक्त करेगी। ठीक है, अब आपको क्या करना है, मान लीजिए ये चालक तार में लेता हूं और इसके किसी इस अल्पांश के कारण इसमें धारा ऊपर बह रही है। ठीक है ना, हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, इसमें धारा ऊपर बह रही है। इस धारावाही अल्पांश के कारण यहां एक बिंदु है, यहां हवा में एक बिंदु है। इस बिंदु पर मुझे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है।
तो आपको क्या करना है, अपना जो राइट हैंड है उसकी चारों उंगलियों को उस बिंदु की ओर रखना है जिस पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना था, और अंगूठे को धारावाही अल्पांश की दिशा में। अब धारावाही अल्पांश में धारा किधर बह रही है, ऊपर की ओर, तो जिस दिशा में धारा बह रही है वही धारावाही अल्पांश की दिशा है। तो अंगूठे को तो हमने रख दिया धारावाही अल्पांश की दिशा में, और वो बिंदु जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना था उसकी ओर मैं अपनी चारों उंगलियों को रख रहा हूं, ये मैंने रख दिया चारों उंगलियों। तो हथेली से धक्का देने की जो दिशा है, ये हथेली से धक्का देने की जो दिशा है, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को इंगित करेगी। ठीक है, जैसे मैं एक उदाहरण ले रहा हूं, ये मान लीजिए आप सामने देख रहे होंगे एक वृत्ताकार है, ये वृत्ताकार तार है, इसमें धारा यूं बह रही है, सपोज यूं बह रही है। ठीक है, आपको मोबाइल की स्क्रीन के हिसाब से तो ऐसा लग रहा होगा कि आपकी स्क्रीन की तरफ धारा आ रही, लेकिन इसमें जो धारा है वो इस प्रकार से बह रही है। मैं थोड़ा सा इसको चेंज करने का प्रयास करूंगा, कैमरा का जो फोकस है उसको चेंज करने का प्रयास करता हूं मैं, और ये आपको दिखाई दे रहा होगा इस तरीके से। ये जो चालक तार है इसमें एक धारा प्रवाहित हो रही है। ये भी एक दिक्कत वाली बात है क्योंकि कैमरे को इससे रख नहीं पाऊंगा मैं। ये आप देख रहे हैं, ये एक चालक तार है, मान लीजिए धारा इसमें इस दिशा में बह रही है, इस दिशा में बह रही है। तो ये जो चालक तार है इसकी धारा की जो दिशा है, इस धारा की दिशा में आपको रखनी है आपकी चारों उंगलियां। ठीक है, अभी आप समझिएगा इसे किस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। ये हमारे पास में एक चालक तार है, ठीक है, इसमें धारा मान लीजिए इस दिशा में बह रही है, ये मेरा राइट हैंड है। इस राइट हैंड की जो ये उंगली है, ये अंगूठा है, इसे मैं रखूंगा धारा की दिशा में। अगर मैं इस अल्पांश, यहाँ एक अल्पांश है, इस अल्पांश के कारण इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना चाहता हूं, तो मुझे क्या करना है, मेरा जो अंगूठा है उसे रखना होगा धारा की दिशा में, और ये जो चारों उंगलियां हैं इसे रखना होगा इस पेन की ओर। तो आप देखेंगे हथेली से धक्का देने की दिशा में, ये हथेली से धक्का देने की जो दिशा है, इस दिशा में आपको चुंबकीय क्षेत्र दिखाई देगा। ठीक है, और थोड़ा सा हम और क्लियर करने के लिए इसको मैं यहाँ रख देता हूँ मोबाइल को। आप मुझे बताइएगा बच्चों भूल करके कि आपको दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है। ये आपको वायर दिखाई दे रहा है क्या, ये मेरे हाथ में जो पेन है वो दिखाई दे रहा है बच्चों? क्या आपको मेरे हाथ में जो पेन है वो दिखाई दे रहा है? यस सर। ठीक है, देखिए बच्चों, मान लीजिए ये आपके पास में एक वृत्ताकार धारावाही चालक तार है, इसमें जो विद्युत धारा है वो इस दिशा में बह रही है, इस दिशा में। अगर मैं यहाँ एक अल्पांश के कारण, यहाँ एक अल्पांश है, इसके कारण मैं अगर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करना चाहूं, तो सबसे पहले मुझे अपने अंगूठे को धारा की दिशा में रखना होगा। ये धारा की दिशा में, यहाँ स्पर्श रेखा अगर हम खींचेंगे तो इधर आएगी, ये धारा की दिशा में अंगूठा रख लिया, और जो चारों उंगलियां है उससे इस पेन की निब की ओर, क्योंकि मुझे यहाँ चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, तो हम कहेंगे हथेली से धक्का देने की जो दिशा है, यानी इस दिशा में चुंबकीय क्षेत्र आपको प्राप्त होगा। हथेली से धक्का देने की दिशा में चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त होगा। अगर मैं इस अल्पांश के कारण, ये जो अल्पांश है यहाँ नीचे की ओर, इस अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना चाहूं, तो यहाँ पर धारा की दिशा आप देखेंगे ऊपर से घूमते हुए आई और नीचे की तरफ से घूमते हुए इस तरफ चली गई। तो ये धारा की दिशा हो गई। अंगूठा मेरा जो अंगूठा है वो धारा की दिशा को व्यक्त करेगा। अब अगर मुझे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है तो मुझे चारों उंगलियों को बिंदु की ओर रखना होगा जिस ओर मैं बिंदु ले रहा हूं। तो बिंदु मान लीजिए मैंने यहां लिया है, तो ये चारों उंगलियां इस बिंदु की ओर रख दी और अंगूठा जो है वो धारा की दिशा में रख दिया मैंने। तो हथेली से धक्का देने की दिशा, यानी कि ये दिशा, इस दिशा में चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो इस तरीके से हम ये समझ सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। एक और उदाहरण हम इसमें ले लेते हैं। आपको ये दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर कुछ इस प्रकार से, ये तार आप देख रहे होंगे। मान लीजिए कि ये जो तार है वो कुछ इस तरह का होता, जैसा कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। ये आप देख सकते हैं, ये जो वायर है ये कैसा वायर है, एक टेढ़ा मेढ़ा वायर है।
ठीक है। अब अगर इस टेढ़े मेढ़े वायर के इस भाग के कारण मुझे चुंबकीय क्षेत्र निकालना है इस बिंदु पर, ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें देखना पड़ेगा धारा किधर बह रही है। मान लीजिए धारा ऊपर की ओर बह रही है, तो सबसे पहले हम इस भाग पर क्या करेंगे, स्पर्श रेखा खींचेंगे। मान लीजिए स्पर्श रेखा मैंने ऊपर की ओर खींच दी, तो ये जो स्पर्श रेखा की दिशा है, इस स्पर्श रेखा की दिशा, इस स्पर्श रेखा की दिशा में धारावाही अल्पांश की दिशा होगी। यहां पर हमने अंगूठा रख दिया, ये राइट हैंड का अंगूठा रख दिया। जिस बिंदु पर मुझे चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना था वो ये बिंदु है, यहां पर मैंने अपनी चारों उंगलियां रख दी। तो अंगूठा धारावाही अल्पांश की दिशा में, चारों उंगलियां जो है वो उस बिंदु की ओर जिस पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, हथेली से धक्का देने की दिशा, हथेली से धक्का देने की दिशा, यानी मुझसे दूर जाने की दिशा में, मुझसे दूर जाने की दिशा में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। तो इस प्रकार से हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात कर सकते हैं। क्या ये आपको समझ में आया, कैसे हम चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कर सकते हैं? रिप्लाई करें। एक उदाहरण से हम इसको और समझेंगे, अभी आपके समझ में आ जाएगा। एक बार और हम एक उदाहरण और लेंगे तो थोड़ा सा इजी तरीके से आपको समझ में आएगा। बच्चों, आप ये प्रैक्टिस अब खुद करेंगे और खुद करके मुझे बताएंगे कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या आती है। मैं एक चालक तार बनाऊंगा यहां पर और एक बिंदु ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। मान लीजिए ये एक चालक तार है, यहां पर मैं एक अल्पांश ले लेता हूं और इस अल्पांश के कारण मैं इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना चाहता हूं, ठीक है। या थोड़ा सा मैं इसको चेंज कर देता हूं, ये एक धारावाही अल्पांश है मेरे पास में यहां पर, और इस बिंदु पर मुझे चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, ठीक है। धारा इस दिशा में बह रही है, तो धारावाही अल्पांश की दिशा ज्ञात करनी है तो सबसे पहले मुझे एक स्पर्श रेखा खींचनी पड़ेगी। ये मैंने स्पर्श रेखा खींच दी, ठीक है। तो ये हो गई धारावाही अल्पांश की दिशा, और ये जो पी बिंदु है वो हो गई इसको मिलाने वाली रेखा का स्थिति सदिश आर, ठीक है, पी बिंदु है। अब आप सभी क्या करेंगे, आप सभी इमेजिन कीजिए कि ये कई बच्चों ने मैसेज किया है नहीं, नहीं किस बात के लिए किया है भाई? ठीक है, वो शायद स्क्रीन नहीं दिख रही थी इसके लिए किया है। खैर, आप सभी बच्चे क्या करेंगे, अपने राइट हैंड की जो अंगूठा है उसे इस धारावाही अल्पांश की दिशा में रखें, और आपके राइट हैंड की जो चारों उंगलियां हैं उन चारों उंगलियों को आप इस पी बिंदु की दिशा की ओर रखें, इस और इस और इस तरीके से। ये आपका राइट हैंड हो गया, और ये राइट हैंड की ये पहली उंगली, दूसरी उंगली, ये तीसरी उंगली और ये चौथी उंगली है, ये तो आपने रख ली इस बिंदु की ओर, ठीक है। और जो अंगूठा है, ये अंगूठा है, ये अंगूठा आपको रखना है इस आईडीएल की ओर। तो मुझे ये बताओ कि हथेली से धक्का देने की दिशा मोबाइल स्क्रीन के हिसाब से किस ओर आ रही है? ऊपर की ओर, नीचे की ओर, मोबाइल स्क्रीन के अंदर की ओर, बाहर की ओर, दाईं अंदर की ओर, ओर। बाईं ओर? अंदर की ओर आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल सही बताया इस बच्चे ने, अंदर की ओर आ रही है। इसका मतलब हम क्या कहेंगे कि जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है वो मोबाइल स्क्रीन के हिसाब से अंदर की ओर होगा। अब मैं एक और उदाहरण ले रहा हूं, शायद उस उदाहरण से और आपको ये क्लियर हो सके, ठीक है। ये मान लीजिए एक धारावाही अल्पांश है, इसमें ये मैंने ये अल्पांश ले लिया, धारा की दिशा ऊपर की ओर है, तो ये अल्पांश की दिशा क्या हो गई, स्पर्श रेखा की दिशा में, ये आईडीएल की दिशा हो गई, ठीक है। और ये पी बिंदु की दिशा है, तो हमें जो अंगूठा है वो किस दिशा में रखना है बच्चों? आईडीएल की दिशा में। राइट हैंड का अंगूठा रखो आईडीएल की दिशा में, और आर की दिशा में चारों उंगलियां रखो। तो हथेली से धक्का देने की दिशा किस ओर आ रही है? अब देख के बताओ मोबाइल स्क्रीन के हिसाब से। अब भी अंदर की ओर आ रही है। जब भी अंदर की ओर आएगी तो हम इसको क्रॉस से बताएंगे, और जब भी बाहर की तरफ आएगी तो हम इसे डॉट से बताएंगे। खैर, क्रॉस और डॉट की चर्चा हम बाद में कर लेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि शायद अब आप आसानी से किसी भी चालक तार के कारण किसी भी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात
कर सकते हो।